नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में हम डेली करंट अफेयर्स सीरीज से 3 अप्रैल 2024 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम यहाँ लिखे गए टॉपिक्स पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो लेक्चर का पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ डेली पीडीएफ मिलते रहेंगे। आपको इस वीडियो लेक्चर के एंड तक बने रहना है, क्योंकि एंड में हम एमसीक्यूज सॉल्व करने वाले आज के करंट अफेयर्स से रिलेटेड। और आपको तो पता है आजकल के एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड एमसीक्यूज कितने बढ़ते जा रहे हैं, तो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। एमसीक्यूज के जो आपको आंसर सही लगते हो कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करें। जो 3 अप्रैल 2024 का हमें न्यूज़ देखने मिल रही है, पहली वो है मोहिनी अट्टम को लेके, और इसका जो सिलेबस जाता है वो आर्ट एंड कल्चर में जाता है। आपको ये बता दूं कि ये जो मोहिनी अट्टम है ये एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि केरला का है। तो ये अच्छे से याद रखना है, क्लासिकल डांस फॉर्म्स पे क्वेश्चन आते हैं आर्ट एंड कल्चर से, चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए। तो अब हुआ क्या है, रिसेंटली केरला का जो कलामंडलम है उन्होंने एक कलामंडलम क्या है ये भी बता देता हूँ। ये एक प्रेस्टिजियस डीम्ड यूनिवर्सिटी है, आर्ट और कल्चर की एक यूनिवर्सिटी है। इन्होंने एक जेंडर रेस्ट्रिक्शन जो था लड़कों के लिए कि वो मोहिनी अट्टम नहीं सीख सकते। देखिए आपको ये बता दूँ, ये जो मोहिनी अट्टम है ना, ये फीमेल डांस फॉर्म माना जाता है। और केरला में दूसरा एक और क्लासिकल डांस फॉर्म है जिसका नाम है कथकली। तो जो कथकली है ये मेल डांस फॉर्म है, और जो मोहिनी अट्टम है ये है फीमेल डांस फॉर्म। केरला के अगर देखा गया तो दो क्लासिकल डांस फॉर्म्स में आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कि हमारे इंडिया में कौन कितने डांस फॉर्म्स है वो और कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे कथकली मेल के लिए है, तो ये फीमेल के लिए माना जाता है मोहिनी अट्टम। तो ये जो मोहिनी अट्टम है ये लड़के नहीं सीख सकते, ऐसा पहले कहा जाता था। तो ये जो बैन था इसको अभी लिफ्ट कर दिया गया है, अब यहाँ पे लड़के भी मोहिनी अट्टम सीख पाएंगे। सो ये जो इतना बड़ा जो डिसीजन लिया गया, इसको अप्रूवल मिला कि एक गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, कलामंडलम के गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग हुई, और उसमें ये सोचा गया कि नेक्स्ट ईयर से यानी नेक्स्ट एकेडमिक ईयर जो होगा उससे उस टाइम से लड़के जो है वो भी एलिजिबल हो गए कि वो एडमिशन ले सकते हैं मोहिनी अट्टम कोर्सेज के लिए, जिस पे प्रीवियसली रेस्ट्रिक्टेड टू फीमेल था। वो सिर्फ फीमेल स्टूडेंट्स ही पहले सीख सकती थी, अभी लड़के भी सीख पाएंगे इस यूनिवर्सिटी से। ये यहाँ पे डिसीजन ली गई है। अब मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। ये हिंदू माइथोलॉजी की एक कहानी है, और ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मोहिनी अट्टम से जुड़ी हुई कहानी है। तो देखिए, एक भस्मासुर नाम का राक्षस हुआ करता था पहले, ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में ऐसा कहा जाता है। और भस्मासुर जो है उसको एक वरदान मिला था कि वो जिसके भी ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। अब वो सबके ऊपर हाथ रखने लगा और सबको भस्म करने लगा। अब ये होने के बाद अब ये जितने भी लोग थे वो लॉर्ड विष्णु के पास गए और उन्होंने विष्णु जी को एक रिक्वेस्ट की कि भस्मासुर को ख़त्म कीजिए। अब भस्मासुर को ख़त्म करने के लिए जो विष्णु जी थे उन्होंने मोहिनी नाम की एक हम कहेंगे कि एक बहुत ब्यूटीफुल वुमेन थी, उसका एक रूप धारण किया और मोहिनी बन के वो डांस करने लगे। अब डांस करने लगे जब हम कहेंगे भस्मासुर के सामने, तो भस्मासुर भी डांस करने लगा। तो भस्मासुर जो स्टेप्स है मोहिनी की वो कॉपी करने लगा, क्योंकि वो मोहिनी की तरफ अट्रैक्ट हो गया और वो कहीं ना कहीं वो डांस में बहुत मग्न होने लगा। तो वो डांस स्टेप्स वो फॉलो करने लगा जो मोहिनी कर रही थी, और मोहिनी ने एक डांस स्टेप में अपने सिर पे हाथ रख दिया। जब उसने अपने सिर पे हाथ रखा तो भस्मासुर ने भी अपने सिर पे हाथ रखा और भस्मासुर भस्म हो गया। इस तरह से ये कहानी है जिससे मोहिनी इनका डांस आया है, और डांस से रिलेटेड ही ये डांस फॉर्म है विष्णु जी के अवतार का रिलेटेड, वो है मोहिनी अट्टम जो कि क्लासिकल डांस फॉर्म है। तो चलिए, मोहिनी अट्टम जो है ये इंडियन क्लासिकल डांस जो है इसके बारे में अब हम जान लेते हैं। तो अबाउट मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम एक इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है सबसे पहले अगर देखें तो, और ये ओरिजिनेट हुआ है स्टेट ऑफ केरला में। दूसरी बात, इसका नाम आया है मोहिनी से, अभी मैंने जो आपको बताया फीमेल अवतार था लॉर्ड विष्णु का, वहाँ से। इसको अगर देखा गया तो ये काफ़ी पुराना, हम कहेंगे एज ओल्ड संस्कृत टेक्स्ट में इसका नाम है कि परफॉर्मिंग आर्ट हुआ करता था, नाट्य शास्त्र में इसका वर्णन किया गया है, इसलिए तो ये क्लासिकल डांस फॉर्म है क्योंकि ये बहुत पुराना है। मोहिनी अट्टम जो है इसको परफॉर्म करते थे देवदासी जो है ये टेम्पल डांसर्स हुआ करती थी। तो ये प्रथा तो अभी बंद हो चुकी है देवदासी की, बट ये जो देवदासी है ये लड़कियाँ इसे परफॉर्म किया करती थी टेम्पल में, जब चेरा किंग का रूल था 9th से 12th सेंचुरी हम कहेंगे में, तब तो यहाँ पे ये होते थे। जो ये कॉमन ईरा है 9th से 12th कॉमन ईरा कहिए या फिर आप एडी कहिए, एनोडोमिनी कहिए। डांस फॉर्म जो था ये डेवलप होने लगा आगे परफॉर्मिंग आर्ट्स में। परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी वो आर्ट जो परफॉर्म किए जाते हैं। तो 18 से 19th सेंचुरी में ये काफ़ी अच्छा हम कहेंगे कि डेवलप हुआ, क्योंकि जो अलग अलग प्रिंसली स्टेट्स थे वो वहाँ बनने लगे और वहाँ के राजा महाराजा जो थे इन्होंने मोहिनी अट्टम को कहीं ना कहीं जगह दी, जिस कारण ये बहुत आगे बढ़ने लगा। तो इस तरह से मोहिनी अट्टम के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। मोहिनी अट्टम के बारे में अगर हम आगे और जाने तो इसके फीचर्स देख लेते हैं।
फीचर्स पे भी क्वेश्चन आते हैं। कन्वेंशनली ये सोलो डांस होता है जिसको परफॉर्म फीमेल आर्टिस्ट करती है। दूसरी बात यहाँ पे लस्य टाइप दैट शोकेसेस मोर ग्रेसफुल जेंटल फेमिनाइन फॉर्म ऑफ डांसिंग। देखिए दो तरह से डांस फॉर्म में चीज़ होती है, एक होता है लस्य और दूसरा होता है तांडव। तांडव जो होता है इसमें प्योरली डांस होता है, लस्य में ज़्यादा एक्सप्रेशंस होते हैं, और ये जो तांडव होता है ये ज़्यादातर मेल पार्ट माना जाता है डांस का, और लस्य जो होता है ये फीमेल पार्ट माना जाता है क्योंकि फीमेल एक्सप्रेशंस काफ़ी अच्छे दे सकती है, तो लस्य इसमें ज़्यादा है। काफ़ी ग्रेसफुल जेंटल और फेमिनाइन डांसिंग है यहाँ। उसके अलावा यहाँ पे जो प्ले होता है इसमें डांसिंग सिंगिंग होती है। सॉन्ग जो होता है वो मणि प्रवल्ल करके जो है उसमें लिखे गए जो सॉन्ग्स है वो यहाँ पे उस भाषा में होते हैं। तो ये जो मणि प्रवल्ल करके जो भाषा है ये भाषा है ना संस्कृत और मलयालम लैंग्वेज का मिक्स होता है। तो ये जो डांस होता है यहाँ काफ़ी ग्रेसफुल, यहाँ पे ऐसा दुख वाला कुछ नहीं होता है, ग्रेसफुल स्विंग बॉडी होती है, काफ़ी खुशी में हर चीज़ को किया जाता है, और कोई जर्क्स और सडन लीप्स इसमें नहीं होते, ऐसा जोर जोर से करना या फिर सडनली कुछ करना ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे अगर देखा गया तो फुटवर्क से ज़्यादा यहाँ पे हैंड जेस्चर्स जो है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, हाथ की जो भी मुद्राएं है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। मुख अभियान या फिर सटल आपको वहाँ पे फेशियल एक्सप्रेशन देखने मिलते हैं, काफ़ी अच्छे फेशियल एक्सप्रेशंस जो है डांसर उनके देखने मिलेंगे। हैंड जेस्चर्स की बात करें तो यहाँ 24 हैंड जेस्चर्स होते हैं टोटल, और यहाँ पे अगर देखा गया तो हस्त लक्षण दीपिका करके जो भी टेक्स्ट है वहाँ से इन जितने भी जेस्चर्स हैं उनको कहीं ना कहीं अडॉप्ट किया गया है। तो ये कथकली भी यहाँ पे आपको देखने मिलता है, यही से आया है। कथकली के भी जेस्चर्स कहिए या फिर इनके भी जेस्चर्स कहिए, ये यही से आया हुआ है। कॉस्ट्यूम्स जो होते हैं मोहिनीअट्टम में जो पहनते हैं वो प्लेन वाइट या आइवरी क्रीम कलर की साड़ी होती है, और उसके बॉर्डर जो होते हैं उसमें गोल्ड लेस्ड ब्रोकेड लगे हुए थे। ऐसी प्लेन साड़ी अगर ऐसे बॉर्डर्स पे ऐसे ब्रोकेड लगे होते हैं, गोल्ड लेस्ड ब्रोकेड, इस तरह के यहाँ पे कॉस्ट्यूम्स होते हैं। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो इसमें प्ले किए जाते हैं वो मृदंगम है, मदलम है, इड्डका है, फ्लूट है, वीणा है, कुजितालम है। इन सब को अगर बात करें, कुजितालम यानी सिम्बल्स होते हैं जो ऐसे वो जो एक दूसरे पे हिट करके बजाते हैं, जब भजन कीर्तन चलता है तो जो बजाते हैं उस तरह के होते हैं वो। तो ये सब चीज़ें आपको देखने मिलती है, ये सब फीचर्स है जो मोहिनीअट्टम के, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है क्योंकि आर्ट एंड कल्चर से डांस फॉर्म पे तो क्वेश्चन आते ही है, और अब जब डांस फॉर्म न्यूज़ में रहा तो इस पर क्वेश्चन आएगा। और ये जो न्यूज़ था इसका जो सोर्स था वो था द हिंदू। अगली जो हमें न्यूज़ देखने मिल रही है वो है वीवीपैट को लेके। यस, इलेक्शन आ रहा है और इस तरह के न्यूज़ तो अब आपको देखने ही मिलेंगे। वीवीपैट जो वोट डाल चुके होंगे, अब तक वोटिंग कर चुके हैं, उनको पता है वीवीपैट क्या है, बट अब हम इस न्यूज़ आने के कारण हम ये जान लेंगे कि वीवीपैट होता क्या है। वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है वीवीपैट, और वीवीपैट आ गया, इलेक्शन आ गया तो इसका सिलेबस तो पॉलिटी में ही जाना है। अब हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक नोटिस इशू की है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। एक पिटीशन फाइल की गई थी कि भाई जितने भी ये पेपर होते हैं, वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल होते हैं, यानी जो पेपर स्लिप्स आती है इलेक्शन की, उसको काउंट किया जाए। इसके ऊपर नोटिस जो है वो इशू किया गया है कि ऐसे आपके ऊपर पिटीशन डाली गई है कि वीवीपैट जो रहेंगे, जो भी पेपर्स रहेंगे उसको आपको काउंट करना है। अब आप अगर सोच रहे कि वीवीपैट है क्या, ये हमें सबसे पहले पता चले, तो आप जैसे जैसे आगे पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि वीवीपैट होता क्या है। बैकग्राउंड में गए तो पिटीशन जो डाला गया था, पिटीशन यानी केस जो कोर्ट में फाइल की जाती है उसको पिटीशन कहते हैं। ये जो पिटीशन डाली गई थी इसमें ये आर्ग्यू किया गया था कि जो वीवीपैट वेरिफिकेशन है वो होना चाहिए वेयर ओनली 5 रैंडमली सिलेक्टेड ईवीएम्स आर वेरीफाइड। अगर देखा गया तो 5 ही ऐसे रैंडमली सिलेक्ट करते ईवीएम और उसको वेरीफाई करते हैं, तो हम कहेंगे कि ये किया जाता है और इससे काफ़ी अनड्यू डिले भी होता है। अगर ज़्यादातर हमने काउंट करते बैठे तो काफ़ी डिले हो जाएगा। पहले ईवीएम में वोट्स देखो, फिर उसको वेरीफाई करने के लिए कितनी पेपर की स्लिप्स निकली उसको गिनो, तो इससे काफ़ी अनड्यू डिले हो जाएगा। तो इंस्टेड द प्लीज सजेस्ट साइमल्टेनियस वेरिफिकेशन। तो इन्होंने कहा कि देखो पहले कैसे होता था कि 5 ईवीएम मशीन को देख लो और अगर कोई भी 5 रैंडमली उठा के अगर उसमें कुछ गड़बड़ दिख रही तो समझ जाना कि कुछ तो भी बाकी ईवीएम में भी गड़बड़ हो सकती है। आपको क्या करना है, वोट कितने आए हैं और पेपर स्लिप्स कितनी निकली है ये चेक करना है, इन दोनों को टैली करना है। अगर वो बराबर है तो ठीक है। अब जैसे ईवीएम को आपने चेक किया तो 5 रैंडमली कोई भी ईवीएम उठा लेते थे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और उससे देख लेते थे कि जो पेपर्स है वो और वहाँ पे आए हुए नंबर्स बराबर है क्या पेपर स्लिप के। अगर वो बराबर आ रहे हैं तो फिर हो गया काम खत्म। तो इससे काफ़ी डिले होता था। तो ये कहा गया है ये पिटीशन में, तो यहाँ पे ये कहा गया कि साइमल्टेनियसली वेरिफिकेशन करो, आप वहाँ भी वोट गिनो और यहाँ भी गिनो, पेपर स्लिप भी गिनते चलो, साथ साथ में ईवीएम में जो वोट मिले वो भी गिनते चलो, इससे क्विकर काउंटिंग हो सकती है।
तो ऑफिसर्स को, ज़्यादा ऑफिसर्स को रखो ताकि और भी अच्छे से काउंटिंग हो सके, ये सब यहाँ कहा जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं ईवीएम पे हर बार सवाल उठाया जाता है कि ईवीएम ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं, तो इसके लिए ये अच्छा एक सोल्यूशन रहेगा, ऐसे कुछ जो जिन्होंने पिटिशन फाइल की है उनका कहना है, जिन्होंने केस फाइल की है उनका कहना है। अब ये वीवीपैट होता क्या है, सबसे पहले जान लेते हैं। वीवीपैट की अगर बात करें तो वीवीपैट एक इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम है, यानी आपने जो वोट डाला उसको वेरिफिकेशन होता है उसका कि वो वोट उसी पार्टी को गया कि नहीं जिसकी आपने बटन दबाई है। फॉर एग्जांपल, मैंने किसी ए नाम के पार्टी के सामने की बटन दबाई है, तो ये जो वीवीपैट निकलेगा यानी पेपर की स्लिप निकलेगी, उससे मुझे पता चलेगा कि मेरा वोट उसी पार्टी को गया है, और ये पेपर स्लिप वहाँ पे मेंटेन की जाएगी। यानी अगर क्रॉस वेरिफिकेशन करने की बात आई तो ईवीएम के जितने वोट मिले उसको काउंट करना है, तो पेपर स्लिप को आप देख सकते हैं और उससे वेरीफाई कर सकते हैं। इस तरह से ये वीवीपैट रखे जाते हैं। तो ये अटैच होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को। ये अलाउ करता है वोटर टू वेरीफाई देयर वोट आर कास्ट एज इंटेंडेड, है ना। जैसे मैंने बटन दबाई और बटन दबा के मेरा वोट गया, उसके बाद एक पेपर की स्लिप निकलेगी, स्लिप में लिखा रहेगा कि मेरा वोट किसको गया है। तो आगे जाके स्लिप्स भी गिन के और ये भी गिन के आप टैली कर सकते हैं, ये भी यहाँ पे एक प्रोविजन होता है। तो ये पहले इंडिया में 2014 के लोकसभा इलेक्शन में लाया गया था। वीवीपैट के अगर कंपोनेंट्स देखें तो वीवीपैट में क्या क्या काम करता है, तो वीवीपैट में प्रिंटर होता है, वीवीपैट का स्टेटस डिस्प्ले यूनिट होता है, वहाँ पे भी आपको डिस्प्ले यूनिट में दिखता है कि आपका वोट गया है। अब वर्किंग जो होती है वीवीपैट की, ये कैसी होती है कि व्हेन वोट इज कास्ट, जैसे आपने वोट किया, एक स्लिप प्रिंट होती है जिसमें सीरियल नंबर लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है, सिंबल होता है कैंडिडेट का जिसको आपने वोट किया गया है, और रिमेन्स एक्सपोज थ्रू ट्रांसपेरेंट विंडोज फॉर 7 सेकेंड्स, है ना। और 7 सेकेंड के लिए आपको ये दिखता है कि आपका वो सब बराबर है कि नहीं। फिर उसके बाद दिस प्रिंटेड स्लिप ऑटोमेटिकली गेट्स कट, अपने आप ये प्रिंटेड स्लिप जो है ये 7 सेकंड तक आपको दिखेगी, आप पढ़ लेंगे जल्दी जल्दी कि वो सब बराबर है क्या। बाद में स्लिप जो होती है ये कट हो जाती है और ये सील्ड ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है वीवीपैट में, उससे पता चलता है कि वोट किसको गया है। ये भी चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है वेरिफिकेशन के लिए। साइमल्टेनियसली अगर गिना गया तो वीवीपैट के थ्रू भी हम देख सकते हैं कितनी स्लिप किस पार्टी को गई है। अगर ये अगर हम सोच रहे कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ हो सकती है तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है, साइमल्टेनियसली दोनों को गिने। वेरिफिकेशन किया जा सकता है वीवीपैट को लेके, जो ईवीएम के रिजल्ट्स होते हैं उसको वेरीफाई किया जाता है स्लिप्स को देख के जो कि ड्रॉप बॉक्स में गिरी हुई है। वोटर वेरिफिकेशन जो होगा हाउएवर इज डन ओनली इन एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस, है ना। तो बहुत एक्सट्रीम सर्कमस्टांसेस में ही वोटर के वेरिफिकेशन किए जाते हैं, जब कोई एक्विजिशंस लगे हैं, जब कोई दिख रहा है कि कुछ फ्रॉड हुआ है या मिस कैलकुलेशन हुआ है, तभी ये किया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो ये अथॉरिटी है जो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वोट को वीवीपैट स्लिप के साथ वेरीफाई किया जाए, क्योंकि हमारे पास काफ़ी सारी ऐसी कंप्लेंट्स आई है, तब ये काम किया जा सकता है। वीवीपैट का सिग्निफिकेंस है क्या? वीवीपैट की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या है, तो वीवीपैट कहीं ना कहीं इलेक्शन फ्रॉड को रोक सकता है, जो गलतियां हो सकती है ईवीएम में उसको भी सुधार सकता है। उसके अलावा हम कहेंगे कि यहाँ पे ऑडिट भी हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिजल्ट्स के ऊपर, अगर भरोसा नहीं है तो आप चेक भी हो जाएगा कि भाई बराबर है कि नहीं। उसके अलावा एडिशनल बैरियर भी होते हैं टू चेंज और डिस्ट्रॉय वोट्स, है ना, ये भी कम हो जाते हैं कि कोई वोट डिस्ट्रॉय किए बट स्लिप तो ड्रॉप बॉक्स में गिर गई है ना, तो वो तो काफ़ी अच्छा एक हो सकता है। ईवीएम में वीवीपैट सिस्टम अगर लगा तो काफ़ी एक्यूरेसी देखने मिलती है वोटिंग सिस्टम में, ट्रांसपेरेंसी होती है जिससे पता चलता है लोगों को भी कि वो लोग जो वोट कर रहे हैं वो फेयर वोट या फेयर इलेक्शन हो रहे हैं, और कॉन्फिडेंस होता है वोटर का कि हमारा जो वोट होगा वो उसी पार्टी को गया जिसको हमने वोट किया है। इस तरह की चीज़ें वीवीपैट में होती है। तो वीवीपैट न्यूज़ में रहा क्योंकि यहाँ पे एक केस फाइल की गई है और सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी भेजी है। तो वीवीपैट को अच्छे से पढ़ के जाइए, इलेक्शन का टाइम है, क्वेश्चन इलेक्शन के ऊपर आएंगे, इलेक्शन कमीशन पे आएंगे, वीवीपैट पे आएंगे, ईवीएम पे आएंगे, हर चीज़ पे इलेक्शन आएंगे, लोकसभा पे आएंगे, ठीक है। तो ये जो सोर्स था वीवीपैट का ये था लाइव लॉ। उसके बाद जो अगली न्यूज़ हमें देखने मिल रही है वो है हीट वेव्स को लेके, और इसका सिलेबस जाता है क्लाइमेट चेंज में। रिसेंटली हुआ क्या है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है IMD, इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया को जो एवरेज हीट वेव जो देखने मिलती है विल सी मोर देन एवरेज हीट वेव डेज। तो पहले जितनी आपको गर्मी देखने मिलती है उससे कई ज़्यादा हीट वेव यानी गर्मी आपको और ज़्यादा देखने मिलेगी, और ये देखने मिलेगी इस साल के हॉट वेदर सीजन में जो कि अप्रैल से जून में होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने वाली है, ऐसा IMD ने कहा है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है वेदर फोरकास्ट से लेके हर चीज़ के बारे में, क्लाइमेटिक जो भी चीज़ है उसके बारे में। अब हीट वेव होती क्या है ये देख लेते हैं। हीट वेव की अगर बात करें तो जो हीट वेव होती है ये एक पीरियड होता है ऑफ एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर, इसको हीट वेव कहा जाता है, यानी एक लहर आती है, एक वेव आती है। ये वेव जो होगी ये यानी क्या, तो एक पीरियड जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हाई टेम्परेचर देखने मिलता है। IMD ने ये कहा है जो हीट वेव होती है, इफ़ द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ अ वेदर
स्टेशन रीचेस एटलीस्ट 40 डिग्री सेल्सियस, है ना, जब भी आप 40 डिग्री सेल्सियस पे चले जाता है प्लेन्स के रीजन में तब हीट वेव आ गई है, समझ जाइए। 30 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है हिली रीजन में तब हीट वेव शुरू हो गई है, ऐसा IMD कहता है। और हम कहेंगे ये ख़त्म तब होता है जब 4.5 से 6.4 डिग्री टेम्परेचर जो होता है ये नॉर्मल मैक्सिमम टेम्परेचर से के आसपास आता है तब, है ना। यानी इतना अगर टेम्परेचर गिरने लगा तो समझ जाइए नॉर्मल टेम्परेचर के पास आते हुए तो हीट वेव जो होती है ये जा रही है। IMD जो होता है उन्होंने डिक्लेयर किया है हीट वेव को इफ़ द एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर क्रॉसेस 45 डिग्री सेल्सियस। ये याद रखेगा, मैक्सिमम टेम्परेचर अगर जाता है तो IMD डिक्लेयर कर देगी कि हीट वेव शुरू हो गई है। एक्चुअल मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 45 डिग्री के ऊपर चलेगा, ये अच्छे से याद रखेगा। इस पर किसी भी एग्जाम में MCQ आ सकता है, आपको ये पूरे नंबर से याद रखिएगा। उसी के अलावा सीवियर हीट वेव तब डिक्लेयर की जाती है जब 47 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पहुंच जाए। क्वालिटेटिवली अगर देखा गया तो हीट वेव जो होती है वो आपको वहाँ भी देखने मिल सकती है जब हवा जो होती है वो काफ़ी फैटल हो जाती है, ह्यूमन बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाती है, काफ़ी खतरनाक हो जाती है, तभी भी हीट वेव कहा जाता है। हवा की क्वालिटी बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। हीट वेव अगर इंडिया में देखा गया तो ये मार्च से जून के बीच में रिकॉर्ड की जाती है और ये मई में काफ़ी बढ़ती है, ऐसा आपको देखने मिलता है। जो स्टडी पब्लिश की गई एक जर्नल में PLOS क्लाइमेट करके जो जर्नल है उसमें अप्रैल 2023 में, उसमें ये कहा गया था कि हीट वेव जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड इज गेटिंग मोर रिकरेंट, इंटेंस एंड लेथल। ये बढ़ती जा रही है क्योंकि क्लाइमेट चेंज होते जा रहा है। हमारे इंडिया में नहीं तो पूरे वर्ल्ड में हीट वेव्स बढ़ते जा रही है, ये देखने मिल रहा है। हीट वेव जो होती है उससे लोग बीमार पड़ते हैं, एग्रीकल्चर खराब होता है, वाटर की कमी देखने मिलती है। उसी के अलावा एनर्जी की डिमांड जो होती है वो भी बढ़ने लगती है और इकोसिस्टम भी इफेक्ट होता है, एयर क्वालिटी भी खराब होती है। इस तरह की चीज़ें हीट वेव से होती है। तो हीट वेव के बारे में अच्छे से पढ़ के रखिएगा। इस बार हीट वेव ज़्यादा आने वाली है, गर्मी ज़्यादा बढ़ने वाली है। और ये जो हीट वेव था इसका सोर्स था द हिंदू। अब जो अगला करंट अफेयर हमें देखने मिल रहा है वो है केरला सेंटर डिस्प्यूट ओवर स्टेट्स बोरोइंग पावर्स को लेके। अब देखिए केरला और सेंटर यानी ये दो सरकार है, आपको पता है हमारे देश में दो सरकारें होती है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये जो स्टेट और सेंटर है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलता है जब दोनों जगह अलग अलग पार्टीज होती है। तो केरला और सेंटर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है स्टेट के बोरोविंग पावर को लेकर। यानी जो स्टेट जो होता है जो बोरो कर सकता है कुछ फंड, बोरो यानी कहीं से उधार लेना फंड को, इसको क्योंकि देखो डेवलपमेंट करना है तो हमें कहीं ना कहीं से फंड बोरो करने पड़ते हैं, सेंटर को भी करने पड़ते हैं, स्टेट को भी करने पड़ते हैं। तो स्टेट का ये कहना है कि हमारे जो बोरोइंग पावर है उस पर जो सेंटर होता है यूनियन वो कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाता है, हमें ज़्यादा बोरोइंग नहीं करने देता है, तो वो थोड़ा रिलैक्स किया जाए। तो ये जो सिलेबस है ये पॉलिटी में जाएगा, बिल्कुल गवर्नेंस पॉलिटी, यहाँ पे ये क्वेश्चन आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंडे को डिक्लाइन कर दिया इंटरिम रिलीफ टू केरला, यानी इंटरिम रिलीफ यानी टेम्पररी रिलीफ दी जाती है। जब भी केस चलती है तो केरला को टेम्पररी रिलीफ दी जाएगी, इंटरिम रिलीफ दी जाएगी कि हाँ भाई आप बोरोइंग कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया है केरला को, क्योंकि यहाँ पे एक सूट फाइल की गई थी, सूट यानी केस फाइल की गई थी, उसमें ये कहा गया था कि जो यूनियन गवर्नमेंट यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो रिलैक्स करे थोड़ा बोरोइंग रेस्ट्रिक्शंस को, जो बोरोइंग के रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं उसको थोड़ा कम किया जाए ताकि हम और भी ज़्यादा एडिशनल फंड को बोरो कर सके कहीं से। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फिलहाल तो हम आपको ये रिलीफ नहीं दे सकते हैं, आगे हम देखते हैं कि इसका जो फैसला आता है उसके ऊपर क्या होगा। अब बैकग्राउंड में अगर हम जाते हैं तो केरला जो है वो टॉप कोर्ट में गया था, केरला की जो सरकार है उन्होंने यहाँ पे टॉप कोर्ट में गए थे यानी सुप्रीम कोर्ट में गए थे और वहाँ पे उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट है उनके ऊपर एक केस फाइल की गई थी। वो कहना है कि हमको जो बोरोइंग सीलिंग है, नेट बोरोइंग सीलिंग यानी इतना ही आप बोरो कर सकते हैं, ऐसे स्टेट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, स्टेट के ऊपर जो लगाए जाते हैं वो आर्बिट्रेरीली लगा रहा है सेंट्रल, यानी वो हमें बोरो करने से रोक रहा है ऐसा कहा जाता है। और इस कारण हम कहेंगे कि एक फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी सिचुएशन देखने मिली है, यानी हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पैसे की कमी, फाइनेंस की कमी, अच्छे से हमारा डेवलपमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं, एज इट कुड नॉट नो लॉन्गर पे सैलरीज पेंशन टू फुलफिल अदर एसेंशियल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स, है ना। तो कहना है कि स्टेट को तो सैलरीज पे करना है, बाकी पेंशन्स पे करना है, बाकी फाइनेंशियल एसेंशियल कमिटमेंट्स है वो हमको पूरे करना है, तो इसके लिए हमें कुछ बोरोविंग्स की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें बोरो करने का मौका दिया जाए, ऐसी एक पिटिशन फाइल की गई थी। अब फिस्कल ऑटोनॉमिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है ये देखते हैं, फिर हम एनबीसी भी पढ़ेंगे क्या होता है, नेट बोरोइंग सीलिंग क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। फिस्कल ऑटोनॉमी की बात करें, फिस्कल यानी फाइनेंस से रिलेटेड, फाइनेंस यानी पैसे से रिलेटेड। आर्टिकल 293 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये अच्छे से याद रखिएगा, आर्टिकल 293 कॉन्स्टिट्यूशन का परमिट करता है स्टेट को कि वो बोरो कर सकते हैं अपने ही टेरिटरी में से, यानी इंडिया के टेरिटरी में से। इंडिया के बाहर से अगर बोरो करने हैं कुछ फंड तो आप
वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, स्टेट नहीं। ऐसा आर्टिकल 293 कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है। और हम कहेंगे कि गारंटी भी रखनी पड़ती है। जब आप बोरो करते हैं तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट जो होता है उसको आपको गिरवी रखना पड़ता है कि भाई अगर नहीं हम पे कर पाए तो यहाँ से पैसे निकाल लेना। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जितने भी आप कमाते हो, टैक्सेस, रेवेन्यू, जितना भी स्टेट को पैसा आता है पूरा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में स्टेट में जाता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का इंडिया में जाता है। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के पास होते हैं और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ये एक सेंटर के पास होते हैं। एक गुल्लक की तरह है, पैसा आ रहा है डालो, पैसा आ रहा है डालो, तो ये पूरा आपको गिरवी रखना पड़ेगा तभी आपको लोन मिलेगा। तो ये कहेंगे, और इस पर कुछ लिमिट भी है स्टेट के ऊपर लगाई हुई। जो सब्जेक्ट है हम कहेंगे पब्लिक डेट ऑफ द स्टेट। पब्लिक डेट यानी जो भी डेट यानी क्या, कर्जा, जो स्टेट के ऊपर कर्जा है ये एंट्री 43 में लिखा हुआ है स्टेट लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट लिस्ट जो है ये 3 लिस्ट जो आपको पता है 7th शेड्यूल में दी गई है। और पार्लियामेंट जो होता है वो लेजिस्लेट नहीं कर सकता, एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर सकता ऐसे मैटर्स में, ठीक है। ये भी कहा गया है क्योंकि ये स्टेट का मैटर है, स्टेट कितना कहाँ से उधार लेना चाहता है। अगर स्टेट बोरो करना चाहता है सेंटर से तो ट्रांजैक्शन जो है उसको रेगुलेट किया जाता है FRBM एक्ट द्वारा। अगर सेंटर से आप बोरो कर रहे हो तो आप अपने स्टेट में से बोरो कर रहे हो, दैट इज़ ओके। ओके, तो ये सब चीज़ें यहाँ कही गई है। और पर्टिनेंटली अंडर आर्टिकल 293 क्लॉज 3 स्टेट हैज़ टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ सेंटर टू रेज एनी लोन। तो सेंटर की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी स्टेट को अगर आप कोई भी लोन लेना चाहते हो तो। बट याद रखेगा, इफ़ एनी पार्ट ऑफ प्रीवियस लोन एक्सटेंडेड बाय सेंटर इज आउटस्टैंडिंग, यानी आपने सेंटर से पहले लोन लिया था सेंट्रल गवर्नमेंट से, अगर वो आउटस्टैंडिंग है, वो अब तक आपने पे नहीं किया है, तो अब अगर आप और लोन लेना चाहते हो तो आपको सेंटर की परमिशन लगती है। तो NBC जो है हम कहेंगे नेट बोरोइंग सीलिंग जो होती है वो इम्पोज की जाती है जब भी आपको बोरो करने जाते हो तो स्टेट के ऊपर ये लगाया जाता है ये सीलिंग। अब ये NBC है क्या, ये भी देख लेते हैं। NBC की बात करें तो MBC एक लिमिटेशन डालती है बोरोविंग पे, जो स्टेट होते हैं वो कितना बोरो कर सकता है उस पे, जितने भी सोर्सेज से वो बोरो कर सकते हैं, ओपन मार्केट बोरोविंग्स जितनी भी है उसके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन डाला जाता है। यूनियन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डिडक्ट लायबिलिटीज अराइजिंग फ्रॉम पब्लिक अकाउंट्स ऑफ स्टेट्स, है ना। तो हम कहेंगे कि देखो भाई एक चीज़ याद रखिए, जो भी आप ला रहे हो, जब भी हम ये लगाते हैं ना कैप, ये जो रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं तो हम कोई भी लायबिलिटी डिडक्ट नहीं करते उसमें से, कैप पूरी लगेगी, कैप यानी रेस्ट्रिक्शन पूरा लगेगा। लायबिलिटी यानी क्या, जो पेमेंट स्टेट को करने हैं, स्टेट को कोई भी पेमेंट करने पड़ सकते हैं, पहले के लोन के पेमेंट करने हैं, सैलरीज के पेमेंट करने हैं, तो ये सब हम डिडक्ट नहीं करेंगे, हम सब पूरा मिलके ही आपके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे और वो जो आपको पैसे मिलेंगे उसी में से आपको पूरा करना है जो भी आपके लायबिलिटीज़ है वो भी। एडिशनली जो बोरोविंग है, जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस है, यानी जो स्टेट ओन करता है जो भी कंपनीज, उसके जो बोरोविंग्स है वो, उसमें अगर प्रिंसिपल या इंटरेस्ट जो होता है वो अगर बजट से आप निकाल रहे हो या फिर टैक्सेस से निकाल रहे हो या सेस से निकाल रहे हो या किसी भी स्टेट रेवेन्यू से निकाल रहे हो तो उसको भी NBC में से डिडक्ट किया जाएगा। तो वो सब NBC में से डिडक्ट करके ही आप लोन ले सकते हो, यानी ये सब चीज़ें उसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो ये पैसे भी आपके जो आ रहे हैं वो अलग से रहेंगे और NBC जो है वो अलग से आपके ऊपर सीलिंग लगाया जाएगा कि आप इतना ही लोन ले सकते हैं। NBC फॉर स्टेट इज फिक्स्ड एट 3% ऑफ ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोड्यूस, यानी आपका जितना भी आपकी इनकम है उसके 3% ही आप लोन ले सकते हो, ऐसा कहा जाता है। या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 8,59,988 करोड़ ही यहाँ पे इतना लोन लिया जा सकता है, इतनी बोरोइंग आप कर सकते हो। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में ये कहा गया था, इसको रिकमेंड किया था 15th फाइनेंस कमीशन ने, तो इससे ज़्यादा बोरोइंग नहीं हो सकती है। तो ऐसी सब चीज़ें लिखी गई है और इसके ऊपर फिर रेस्ट्रिक्शन लगाए जाते हैं, इससे ज़्यादा बोरोविंग नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे चलेगी, इसको नेट बोरोविंग सीलिंग कहेंगे, ठीक है। तो याद रखेगा, ये वाले पॉइंट्स भी याद रखेगा, यानी जो चीज़ें वो डिडक्ट करके ही बताएंगे, सबको ऐड करके नहीं है कि भाई सब चीज़ें ऐड करके इतना पैसा ही हम ला सकते हैं, ऐसा नहीं है। हर चीज़ डिडक्ट करके आपको उतना पैसा लेना है उधार, यही चीज़ें यहाँ पे पता चलती है। तो ये जो नेट बोरोइंग सीलिंग है या फिर हम कहेंगे ये जो डिस्प्यूट चला है बोरोइंग पावर्स को लेके, इसका जो सोर्स था इस न्यूज़ का वो था द हिंदू। अब अगला जो हमें करंट अफेयर देखने मिलता है, अगली जो न्यूज़ देखने मिलती है वो है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम को लेके, CETP को लेके। इसका सिलेबस करंट अफेयर्स में, करंट इवेंट्स में जाता है, करंट इवेंट्स से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है या फिर आप बोलो तो एनवायरमेंट से भी यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। तो अच्छे से प्रिपेयर करके रखना है, क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा है। कंटेक्स्ट ये है कि रिसेंटली इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है IEA जो है उन्होंने लॉन्च किया है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस प्रोग्राम एनुअल रिपोर्ट 2023, ये यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो CETP एनुअल रिपोर्ट 2023 जो होता है ये कहीं ना कहीं आपको इन डेप्थ ओवरव्यू देता है, जो भी प्रोग्राम्स हमने
चलाए, हमारे सरकार ने चलाए और उसको पूरा किया हमारे पिछले सालों में, उसका पूरा इन डेप्थ रिव्यू देता है कि हमने अब तक क्या क्या काम किए हैं। ये होती है CETP एनुअल रिपोर्ट 2023। अब CETP ये प्रोग्राम क्या है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम है CETP, इसको लॉन्च किया है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने 2017 से। ये इंडिया की नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पे काम करने वाली एनर्जी एजेंसी है। एनर्जीज यानी हमारे अलग अलग एनर्जीज है, उसके ऊपर ये काम कर रही है। उसका फ्लैगशिप इनिशिएटिव ये है कि प्रोग्रेस करना, ग्लोबल नेट जीरो एनर्जी सिस्टम बनाना, यानी हम ऐसे बनाएंगे कि क्लीन एनर्जी का यूज़ करना है ऐसे, जैसे अब मैं थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा हूँ, इससे पोल्यूशन बढ़ेगा, कोल खत्म होगा। तो ऐसा नहीं करना है, सोलर का यूज़ करो, विंड एनर्जी का यूज़ करो, टाइडल एनर्जीज का यूज़ करो। तो इन सबसे अच्छी क्लीन एनर्जीज होती है, इससे पोल्यूशन भी नहीं होता है। तो इसको कहीं ना कहीं इसके तरफ प्रोग्रेस के ऊपर ये ध्यान देता है, जो ये फ्लैगशिप है, इनिशिएटिव है ये, और कहीं ना कहीं इंसाइट्स और इन्फ्लुएंस करता है। वर्ल्ड का लीडिंग एनर्जी अथॉरिटी है जो एक्सेलरेट करता है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस को। ट्रांजिशन यानी आपको अब जो एनर्जी आप यूज़ कर रहे हैं वहाँ से आपको शिफ्ट होना है क्लीन एनर्जी के तरफ। ये सब चीज़ें के लिए ये काम करता है, पर्टिकुलरली एमर्जिंग और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए, जैसे कि इंडिया। तो ये एनर्जीज जो है यहाँ पे हमारे यहाँ पूरी 100% अभी आने की है, काफ़ी टाइम है अब हमारे यहाँ पे ये क्लीन एनर्जीज पूरी तरह से आने में। तो इनके लिए ये कहीं ना कहीं काम करता है, ये जो CETP है वो। उसके अलावा 3 पिलर्स है एक्टिविटी के। पहला है कि सेटिंग ट्रांजिशन गोल, कहीं ना कहीं गोल बनाना है, डेवलपिंग कंट्रीज जो है वो उनको असिस्ट करना है, गोल बनाना है और उनको हेल्प करना है कि क्लीन एनर्जी के तरफ उनको लेके जाए। क्योंकि ऐसा पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ कहा गया था, और यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है ये, पोल्यूशन कम करना है, हमें क्लीन एनर्जी का यूज़ करना है। दूसरा मल्टीलैटरल कोऑर्डिनेशन, मल्टीलैटरल यानी बहुत सारे लोगों को मिलके यहाँ कोऑर्डिनेट कराया जाएगा। सेकंड पिलर है ये कोलैबोरेशन, सब ने मिलके काम करना है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके काम करना है, जैसे ग्रुप ऑफ G20 या फिर G20, यूनाइटेड नेशन एफिलेटेड बॉडीज जो है, UN की जो बॉडीज है वो पूरी मिलके काम करेगी। तीसरा है ग्लोबल लेवल सपोर्ट, थर्ड पिलर है जो एनेबल और एक्सेलरेट करता है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस को ग्लोबली यहाँ पे उसे चलाता है। तो ग्लोबल लेवल पे इसे पहुँचाना है, वर्ल्ड में इसको हर जगह पहुँचाना है। तो इस तरह से ये CETP रहा है जो कि न्यूज़ में था, और इसका जो सोर्स है वो है IEA यानी खुद इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। अब बारी आज के प्रैक्टिस MCQs को सॉल्व करने की। तो सबसे पहला जो MCQ है वो है CETP को लेके। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम इज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सेकेंड, इट इज फ्लैगशिप इनिशिएटिव एम्ड एट एक्सेलरेटिंग progress towards global net zero energy system. Third is the program focuses on emerging markets and developing economies. Fourth is its goals are in line with the objective of 2015 Paris Agreement. How many of the statements given above is or are correct? Only one, only two, all three या फिर all four? आपको जो आंसर सही लग रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, डांस फॉर्म को लेकर और स्टेट्स को लेकर। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। फर्स्ट भरतनाट्यम तमिलनाडु, सेकेंड सत्रिया आसाम, थर्ड कथकली केरला, फोर्थ मोहिनीअट्टम कर्नाटक। हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स गिवन अबाउ आर करेक्टली मैच्ड? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री या फिर ओनली फोर? थर्ड क्वेश्चन जो है वो है वीवीपैट को लेके। वीवीपैट जो है उसके लिए आपको कुछ स्टेटमेंट्स देखना है। वीवीपैट इज एन इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन सिस्टम अटैच्ड टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन EVMs. Second, it allows voters to verify that their vote are cast as intended. Which of the statement given above is or are not correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. इसके भी आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। अब बारी है जो हमने 2 अप्रैल को जो क्वेश्चंस के आंसर सॉल्व किए थे उसको देखने की। बट यहाँ जाने से पहले आपको ये बता दूं कि जो आपने 30 मार्च और जो 1 अप्रैल को जो करंट अफेयर्स के 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है उसमें थोड़े से पहले 3 क्वेश्चन के आंसर्स में चेंजेस है। जो मैंने वीडियो में आंसर्स बताए थे उसमें थोड़े से चेंजेस है। तो वो अगर चेंजेस क्या है वो मैं आपको टेलीग्राम का जो हमारा करंट अफेयर का ग्रुप है वहाँ डाल दूंगा। अगर टेलीग्राम का आपने करंट अफेयर का ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिए और आपको वहाँ PDF भी मिलेंगे और वहाँ पे ऐसे कुछ रहा तो वो भी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आंसर्स देखते हैं 2 अप्रैल के डेली प्रैक्टिस MCQs के। सो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था C, क्वेश्चन नंबर 2 का C, क्वेश्चन नंबर 3 का C।
अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक जरूर करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें। अगर आप और अपडेट्स चाहते हैं तो आप फेसबुक पेजेस जो है मेरे, उनको भी फॉलो और लाइक कर सकते हैं, श्रेयस बढ़िया इंटरप्रिटेशन। अगर आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई भी डाउट पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं। मुझे फॉलो कीजिए श्रेयस बढ़िया द पीस लवर पे, और आपको आपके सवालों के जवाब भी मिलते रहेंगे। उसी के साथ साथ अगर आप मुझे मेल करना चाहे तो shreyasbadi@gmail.com पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। और अगर आप और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो आप मेरे एकेडमी श्रेयस IAS एकेडमी के जो अकाउंट है इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, वहां भी उसे फॉलो करके मुझे सपोर्ट दिखा सकते हैं। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।